जिस प्रकार से जैन जी निकल के आया है और कहीं न कहीं ये सारा घटनाक्रम पीछे हुआ है, प्रधानमंत्री के भाषण पे इसकी गहरी छाप मुझे दिखाई दी है। उन्होंने युवाओं पे कई जगह तंज भी कसे हैं और युवाओं की कई बार कई जगह तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि 28-29 साल के जो युवा हैं उन्होंने इंडिया में नई बुलंदियां हासिल की हैं। जो नया इनका सपना था कि नया अपना उद्योग जगत शुरू करें, अपने छोटे कारखाने शुरू करें, युवा ने उसमें बहुत तरक्की की है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार क्या इस स्वतंत्रता दिवस को पूरे मन से मना पा रही है, या फिर जो दबाव सरकार पे है उसकी झलक लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण में भी नजर आई। क्योंकि प्रधानमंत्री पहले तो जिक्र करते थे अर्बन नक्सल का और अब कर रहे हैं दिमागी नक्सल का। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये दिमागी नक्सल आखिरकार है कौन। इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु, आपको और हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर लाल किले से 15 अगस्त के दिन कह रहे हैं कि ये जो दिमागी नक्सल है इनको रोकने की जरूरत है। तो ये दिमागी नक्सल आखिरकार है कौन? आज देश 15 अगस्त पर आजादी का जश्न मना रहा है। हर वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का संबोधन देश में ही नहीं विदेशों में भी सुना जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपनी नीतियों पर चर्चा करते हैं। हमने पहले क्या किया, हम आगे क्या करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। मोदी जी का ये 13वां भाषण था। आज हम 13वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। मोदी जी का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, और उन्होंने 13वीं बार आज झंडा फहराया। कई सारी नीतियों का उन्होंने व्याख्यान किया, चर्चा की, लेकिन उन्होंने खास जोर दिया युवाओं पे, क्योंकि युवाओं की बात जिस प्रकार से देश में चल रही है, जिस प्रकार से जैन जी निकल के आया है और कहीं न कहीं ये सारा घटनाक्रम पीछे हुआ है, प्रधानमंत्री के भाषण पे इसकी गहरी छाप मुझे दिखाई दी है। उन्होंने युवाओं पे कई जगह तंज भी कसे हैं और युवाओं की कई बार कई जगह तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि 28-29 साल के जो युवा हैं उन्होंने इंडिया में नई बुलंदियां हासिल की हैं। जो नया इनका सपना था कि नया अपना उद्योग जगत शुरू करें, अपने छोटे कारखाने शुरू करें, युवा ने उसमें बहुत तरक्की की है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री का ये कहना कि प्रतिष्ठित परिवार के लोग जब तक अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटरों में ना भेज दें, तब तक उनकी प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती। प्रधानमंत्री का इस तरह से ऐसे मंच पे कहना कहीं न कहीं किसी को, एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने का काम करता है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये एक तंज कसा है जो वहां पे इतने बड़े प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए था, मुझे ये लगता है। दूसरा जो प्रधानमंत्री के भाषण में चीज निकल के आई है, प्रधानमंत्री का एक नया वर्ड इजाद करना, क्योंकि वो नए नए वर्ड इजाद करते रहते हैं। आज उन्होंने एक नया वर्ड इजाद किया है, नक्सल, दिमागी नक्सल। अब वो जो पहले इन्होंने अर्बन नक्सल निकाला था और जब उस पर संसद में सवाल पूछा गया तो देश के गृह मंत्री ने कहा था कि अर्बन नक्सल कुछ नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है और इसके कोई मायने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सल निकाल के ले आए। तो प्रधानमंत्री जी इस तरह की चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर कोई सवाल पूछता है, अगर किसान आंदोलन करता है तो आप उनको आंदोलन जीवी कह दीजिए, आप उनको खालिस्तानी कह दीजिए, आप उनको पाकिस्तान से जोड़ दीजिए, तो आप उनकी आवाज नहीं सुनते हैं, लेकिन उस तरह के नाम उनको देते हैं। अगर कोई युवा कहीं सवाल उठाता है, परीक्षाएं रद्द होने पे, परीक्षाओं में हेराफेरी होने पे, पर्चे लीक होने पे अगर युवा सवाल उठाता है, तो आप उनको कॉकरोच
और कीड़े मकोड़े बोल देते हैं। तो ये जो एक नया प्रचलन चल रहा है, मुझे लग रहा है सरकार को और प्रधानमंत्री को कम से कम इससे बचना चाहिए। जो जो कोई अगर सरकार की नीतियों पे सवाल उठाता है, अगर कोई सवाल पूछता है, तो आप उसको नए-नए नामों से नवाज देते हैं। अगर कोई दिल्ली के पत्रकार, पढ़े-लिखे पत्रकार, एक विद्वान वर्ग, बौद्धिक वर्ग अगर कोई सवाल उठाता है, तो मुझे लगता है कि दिमागी नक्सल कह के आप उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं और उनके खिलाफ एक इस तरह की बात आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं ताकि उसका प्रचार-प्रसार किया जा सके। इस तरह की चीज़ें करना बिल्कुल आशा प्रधानमंत्री जी से नहीं की जा सकती कि इस तरह का संबोधन वो करेंगे, क्योंकि वहाँ से मैंने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी वहाँ से प्रधानमंत्री की बात जाती है, तो कम से कम प्रधानमंत्री को इस बात से बचना चाहिए। जी। तो सर एक तरफ तो चर्चा हो रही है दिमागी नक्सल को लेकर और दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही, बताया जा रहा है कि उनके कार्यालय में जब हंगामा हुआ तो वंदे मातरम को लेकर ही हुआ। सोनिया गांधी जिसमें खफा नजर आई, तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो है राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए वंदे मातरम की जो बात है हिमांशु जी, वंदे मातरम का ये है कि वंदे मातरम आज़ादी के दौरान ये गीत गाया जाता था और कांग्रेस उस टाइम सबसे आगे लीड कर रही थी आंदोलन को। तो बताते हैं कि कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे निर्णय लिया गया था कि शुरुआत का कुछ स्टेंजे हैं जो गाए जाएँगे, उन पे एक निर्णय हुआ था और कांग्रेस उस पे चल रही है। दूसरी तरफ सवाल ये उठाया जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और सरकार जो वंदे मातरम को लेके इतनी गंभीर है, ये एकाएक क्या इसमें हो गया? वंदे मातरम का तो इतिहास कोई भारतीय जनता पार्टी का संघ का रहा नहीं है। फिर एकाएक वंदे मातरम पे इतना जोर देना क्या क्या जताता है? हालाँकि मैं इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता। ठीक है, जहाँ जनगण मन चल रहा है, वहाँ वंदे मातरम भी चले, लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन देश में विकास कहाँ हो रहा है? जो प्रधानमंत्री जी ने नीतियाँ, योजनाएँ गिनाई थी पिछले 12 सालों में, वो योजनाएँ कहाँ तक पहुँची? मेक इन इंडिया कहाँ तक पहुँचा? डिजिटल इंडिया कहाँ तक पहुँचा? जो आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो कहाँ तक पहुँची? अभी आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षित बनाएँगे 1 साल के अंदर। तो आप खाली घोषणाएँ करते हैं, घोषणाएँ करते जाते हैं। पीछे क्या हुआ, क्या नहीं इसका आकलन भी होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को ये तथ्य भी सामने रखने चाहिए कि अभी तक उन्होंने क्या-क्या किया और उसमें क्या-क्या रिजल्ट आए। प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को उस तरह की चीज़ें भी सामने रखनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा वहाँ पे ज़िक्र किया है महिला बिल को लेके। प्रधानमंत्री जी महिला बिल की बात कर रहे हैं और उसके विपक्ष पे ठीकरा फोड़ रहे हैं और विपक्ष को बताते हैं कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया। इसलिए विपक्ष को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई महिला बिल पे हमारे साथ आइए ताकि हम महिला बिल को पास कर सकें। जबकि हमें तो जानकारी ये है कि महिला बिल 2023 में ही पास हो चुका है दोनों सदनों में। अगर दोनों सदनों में महिला बिल पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी इस तरह का वक्तव्य लाल किले की प्राचीर से देते हैं, तो यह तो प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है या प्रधानमंत्री जी का भाषण लिखने वाले को जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये है, इससे भी ऊपर मैं उठ के ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण देने की बात महिलाओं को कर रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश में देगी? इस पे भी प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए और बाद में भी दे सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो उसमें भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हों, वो अपने दलों में 33% आरक्षण देने को तैयार है। तो क्या भाजपा करेगी? ये बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चीज़ें आज लाल किले की प्राचीर से कही हैं और मुझे लगता है कि जितने भाषण हमने पिछले दिनों
पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सुने जो वो एनर्जी के साथ आते थे, वो एनर्जी इस बार दिखाई नहीं दी है। कहीं न कहीं हड़बड़ाहट में थे और बीच-बीच में कई जगह उनकी हड़बड़ाहट दिखी, कई जगह उनकी ज़बान फिसली। तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं हड़बड़ाहट में थे और वो के क्या मसले हैं, क्या है, पार्लियामेंट में आप एक दिन बोले नहीं, लाल किले की प्राचीर से आप घोषणाएँ कर रहे हैं। तो देश का बौद्धिक वर्ग सवाल पूछना चाहता है कि आपकी रणनीति क्या है? विदेश नीति क्या है? जो देश में युवा कर रहे हैं, परीक्षा पर्चे फेल हो रहे हैं, परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है, उस पे भी प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनना चाहता है देश। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को उस पे भी कुछ बोलना चाहिए। आज तो वो अच्छा बोले ज अपने हिसाब से जो उनको बोलना था, लेकिन मुझे लगता है कि आगामी अ, दिनों में प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर के मामले में भी एक वक्तव्य देना चाहिए। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।